नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे सामान्य ज्ञान के जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए जान लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 सही होगा, जुलाई 1940। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत के उत्तरी बिंदु को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, इंदिरा कॉल, और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सबसे इंपोर्टेंट है, नहीं गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, उड़ीसा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे 8 राज्य दिए, उनकी सिटी दी है, कौन से सिटी से होकर गुजरती है 8 राज्यों में। तो गुजरात से गांधीनगर से होकर गुजरती है, राजस्थान में जोधपुर से गुजरती है, मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर, उज्जैन से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से रायपुर से गुजरती है, और झारखंड रांची से गुजरती है, पश्चिम बंगाल कोलकाता से गुजरती है, त्रिपुरा अगरतला से गुजरती है, मिजोरम आइजोल से गुजरती है। ये 8 राज्य हैं, उनकी सिटी हैं, वहां से गुजरती है रेखा। ये इसलिए मैंने लिखाया है क्योंकि हो सकता है एक तरफ राज्य दे दे, एक तरफ सिटी दे दे, और मिलाने को दे देगा कि कौन से राज्य की कौन सी सिटी से कर्क रेखा गुजरती है, तो आप मिलाना पड़ेगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, बांग्लादेश की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती है? नहीं पूछा है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश से नहीं लगती है। और सबसे कम जो सीमा लगती है बांग्लादेश की, तो असम राज्य की लगती है सबसे कम। और सबसे अधिक पूछ ली जाए, सबसे अधिक किस राज्य की सीमा लगती है बांग्लादेश से, तो पश्चिम बंगाल की सबसे अधिक लगती है, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, 24वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, भारत और पाकिस्तान। अगर पूछ लिया जाए चीन और भारत के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन है, ये भी याद रखिएगा, मैकमोहन। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की पूछ ली जाए तो डूरंड रेखा है, ये भी याद रखिएगा। और अगर यूएसए कनाडा की पूछ ली जाए तो 49वीं रेखा है। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, टनल सुरंग कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, हिमाचल प्रदेश। और इसे अटल सुरंग भी बोलते हैं। और ये जो पड़ती है, टनल सुरंग जो पड़ती है, वो रोहतांग दर्रे में पड़ती है, क्योंकि रोहतांग दर्रा भी पूछा जा सकता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। और अगर लंबाई पूछ ली जाए तो 9 किलोमीटर की है, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सिंधु की सहायक नदी नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर ए सही होगा, माही। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर नहीं है, नहीं पूछा है, कौन सा शहर नहीं है? 3 शहर हैं, और इसमें एक शहर बताना है कौन सा शहर नहीं स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर डी सही होता है, मुंबई। और गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखिएगा। 3 शहर स्थित है, ऋषिकेश, पटना, हरिद्वार, ये जो शहर हैं ये गंगा के किनारे स्थित है। मुंबई जो शहर है वो नहीं स्थित है। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, बेलोरी। चिरान जो है वो बिहार का स्थल है, बिहार में पड़ता है। और जो कोल्डी हवा है वो प्रयागराज में है, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त का अगर शासनकाल पूछ लिया जाए तो 335 से 375 ईस्वी तक था। और सबसे पहले अगर ये पूछ लिया जाए सबसे पहले भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो विंसेंट स्मिथ थे जिसने भारत का नेपोलियन सबसे पहले कहा था, समुद्रगुप्त को। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, ये सभी कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये तीनों नाम से जाने जाते थे, इसलिए सभी आंसर सही हो जाता है। आप तीनों नाम याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडो कोटस कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं।
अगला प्रश्न दिया, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, पुष्यमित्र शुंग। इसी ने अंतिम शासक जो मौर्य काल का अंतिम शासक था उसकी बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। इसी ने अशोक के 84 लाख स्तूपों को नष्ट किया था, ये भी याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग ने। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ये किस ग्रंथ में कहा गया है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, मनुस्मृति में कहा गया है। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, कुमारगुप्त। और इसी को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय को, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय। हो सकता है शासन काल ना पूछे तो कौन से काल में आया था, तो गुप्त काल में आया था, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, रेशम पालन क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, सेरीकल्चर। आप यहाँ पे कैसे याद करेंगे, तो साथ से देखो सेरीकल्चर और रेशम में भी सा आ रहा है, तो आप रेशम पालन सेरीकल्चर इस तरीके से याद कर सकते हैं। आगे जानते हैं। यहाँ पे जितने भी पालन दिए हैं और उनके नाम दिए हैं, जैसे रेशम पालन को क्या कहा जाता है, तो सेरीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। पीसी कल्चर जो कहा जाता है वो मत्स्य पालन को कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर जो कहा जाता है फूल उत्पादन को कहा जाता है। तो यहाँ पे फा से फ्लोरी और फा से फूल याद कर सकते हो। विटीकल्चर जो कहा जाता है वो अंगूर की खेती को कहा जाता है। अभी यूपी पुलिस का जो पेपर था उसमें अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो विटीकल्चर कहा जाता है, ये पूछा गया था। बर्मी कल्चर जो कहा जाता है वो केचुआ पालन को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। पोमोकल्चर जो कहा जाता है वो फलों के उत्पादन को कहा जाता है। फिर ओलेरी कल्चर जो कहा जाता है वो सब्जी उत्पादन के लिए कहा जाता है। फिर हार्टिकल्चर जो कहा जाता है वो बागवानी के लिए कहा जाता है, ये भी परीक्षाओं में यूपीपी में पूछा गया था। एरोपोल्टिक जो कहा जाता है हवा में पौधों को उगाना। फिर हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है पानी में पौधों को उगाना। ये इतने उत्पादन थे, उनके नाम थे, ये आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मिलान के लिए भी आ सकता है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एंजाइम रासायनिक रूप होता है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, कार्बोहाइड्रेट। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, स्कॉर्बिक अम्ल। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी सही हुआ, कैनबरा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, शांत घाटी में, और इसको साइलेंट वैली भी बोलते हैं, और ये जो पड़ता है वो केरल में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। और ये पश्चिमी घाट का भाग है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, स्टैचू ऑफ पीस किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे, तो पाली जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 151 इंच है, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, तो गुजरात में, नर्मदा नदी में। और किसकी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, भी याद रखिएगा। प्रश्न दिया है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, दूरी। अगर पूछ लिया जाए उच्च ताप, तो पायरोमीटर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत रत्न कब आरंभ हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, 1954 में। अगर पूछ लिया जाए कि 1954 में जब आरंभ हुआ था उस समय सबसे पहले किसको भारत रत्न दिया गया था, तो राजगोपालाचारी को दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर पूछ लिया जाए मरणोपरांत भारत रत्न देने का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 1955 में मरणोपरांत प्रस्ताव पारित हुआ। फिर अगर पूछ लिया जाए कि मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया
66 में, ये भी याद रखिएगा। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न दिया गया। फिर और जान लेते हैं 2024 में अभी अधिसूचना जारी हुई है, 5 लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा, उनके विषय में जान लेते हैं। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा। कौन कौन से लोग हैं? श्री कर्पूरी ठाकुर जी हैं, फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, फिर चौधरी चरण सिंह, फिर MS स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक बोले जाते हैं, MS स्वामीनाथन। फिर 5 नंबर पे PV नरसिम्हा राव जी हैं। ये 5 लोग हैं। श्री कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, फिर चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव। तो इन लोगों को भारत रत्न देने की अधिसूचना 2024 में जारी हुई है। और ये अधिसूचना कितने वर्ष के बाद जारी हुई है? तो 5 वर्ष के बाद जारी हुई है, ये भी याद रखिएगा। और महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन जाता है कि 5 लोगों में कितने लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा? तो 4 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी जी जीवित हैं और 4 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। कुल मिलाकर 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न दिया जाएगा। 5 लोगों को मिला के अभी तक कितने लोगों को दिया जा चुकेगा भारत रत्न? तो 53 लोगों का, ये भी याद रखिएगा। 53 लोग हो जाएंगे जो भारत रत्न पाने वाले। फिर और जान लेते हैं। फिर अगर पूछ लिया जाए सबसे पहले कौन सी महिला को भारत रत्न दिया गया था? तो इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया था। सबसे पहले महिला पाने वाली भारत रत्न यही है, इंदिरा गांधी। अगर सन पूछ लिया जाए तो 1971 में, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर पूछ लिया जाए खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी, तो सचिन तेंदुलकर हैं, भी याद रखिएगा। कब मिला था इनको? तो 2013 में, ये भी याद रखिएगा। ये इतनी जानकारी थी भारत रत्न के बारे में। महत्वपूर्ण जानकारी सभी करंट से लेके इतिहास तक का मैंने बता दिया। आप ये सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। आगे जानते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1969 में जो प्रारंभ होता है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रारंभ होता है, ये भी याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगर पूछ लिया जाए दादा साहब फाल्के पुरस्कार सब जो है 2023 में किसको दिया गया, तो वहीदा रहमान को दिया गया, ये भी याद रखिएगा, वहीदा रहमान। और इनको कौन से नंबर का पुरस्कार दिया गया? तो 53 नंबर का पुरस्कार दिया गया, ये भी याद रखिएगा। 53 नंबर का पुरस्कार इनको दिया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगर पूछ लिया जाए इनको कौन से ईयर का पुरस्कार 2023 में दिया गया, तो 2021 का इनको 2023 में पुरस्कार दिया गया, ये भी याद रखिएगा। और अभी तक दादा साहब फाल्के पुरस्कार कितनी महिलाओं को मिल चुका? तो 8 महिलाओं को मिल चुका है, ये भी याद रखिएगा। अगर आप दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, कितनी महिलाओं को मिला, कितने लोगों को दिया गया अभी तक, संपूर्ण जानकारी आप मेरे चैनल पर विजिट करके दादा साहब फाल्के पुरस्कार की वीडियो बनी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आगे जानते हैं। फिर आपको दिख रहा होगा 1961 में जो आरंभ होता है वो अर्जुन पुरस्कार आरंभ होता है। अर्जुन पुरस्कार 9 जनवरी 2024 को अर्जुन पुरस्कार 26 लोगों को दिए गए। 8 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए। ये महत्वपूर्ण बन जाता है परीक्षाओं में, करंट अफेयर में कितने लोगों को दिए गए। आप संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं कि अर्जुन पुरस्कार के बारे में, तो मेरी एक वीडियो बनी है, आपको थंबनेल में लिखा होगा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। उसमें मैंने 26 खिलाड़ी के उनके खेल संबंधित और किस किस को दिया गया, ये सबको संपूर्ण जानकारी दी है, वहां से जाके देख सकते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। आगे जानते हैं। अगला आपको दिख रहा होगा 1965 में जो आरंभ हुआ था वो ज्ञानपीठ पुरस्कार आरंभ हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये इतनी जानकारी थी। जो भारत रत्न आरंभ हुआ है वो 1954 में आरंभ हुआ, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है शेर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, नॉर्वे। अगर भारत का पूछ लिया जाए तो बाघ है, ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय पशु। न्यूजीलैंड का अगर पूछ लिया जाए तो न्यूजीलैंड का कीवी पक्षी जो होता है वो है। अगर ऑस्ट्रेलिया का पूछ लिया जाए तो कंगारू। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्न में से रबी की फसल नहीं है, नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा। धान जो है रबी की फसल नहीं है, खरीफ की फसल है, ये भी याद रखिएगा, खरीफ की फसल। आप कैसे पता करेंगे? जो जाड़ों में बोया जाता है और गर्मियों में काटा जाता है वो रबी की फसल होती है, और जो गर्मियों में बोया जाता है, जाड़ों में काटा जाता है,
वो कौन सी फसल होती है? वो खरीफ की फसल होती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, जोनस सॉल्क। अगर पूछ लिया जाए मेरी कॉम ने किसकी खोज की, तो रेडियो एक्टिव की खोज की। फिर अगर पूछ लिया जाए लुइस पास्चर ने, तो रेबीज की जो टीका होता है उसकी खोज की। अलेक्जेंडर अगर पूछ लिया जाए तो अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, हकीम सूर। हल्दी घाटी का युद्ध अगर पूछ लिया जाए कब हुआ, तो 18 जून 1576। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हींग प्राप्त की जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, जड़ों के निष्कर्षण से। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, मुबारक खिलजी ने। अगला प्रश्न दिया, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, 1764 में। 1757 में जो हुआ था वो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। 1576 में जो हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। और 1857 आपको सभी को पता होगा, 1857 की क्रांति के बारे में। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, वायुमंडल की निचली परत पूछिए कौन सी है, ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, ट्रेपोस्फेयर। इसका इंग्लिश में नाम है, हिंदी में इसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। आयनोस्फेयर को आयन मंडल बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, आयनोस्फेयर को आयन मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर जो बोलते हैं उसको, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। फिर अगर पूछ लिया जाए मेसोस्फेयर किसको बोलते हैं, तो मध्यमंडल को, मां से मध्यमंडल याद कर सकते हैं, मध्यमंडल। आगे जानते हैं। प्रश्न दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी हुआ, चैत्र। और जो अंतिम महीना होता है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का, वो फाल्गुन होता है, ये भी याद रखिएगा। जो चैत्र होता है, हो सकता है मार्च के लास्ट में भी पड़ सकता है, अप्रैल के शुरुआत में भी पड़ सकता है। ये चैत्र की प्रतिपदा को जो होता है वो प्रथम महीना माना जाता है। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्न में से कौन सा राज्य नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, केरल। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग टेक का रंग पूछा है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, नीला। नीला रंग होता है टेक का। अगला प्रश्न दिया, निम्न में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, रोजगार। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, पश्चिम बंगाल। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जरा जनजाति का निवास स्थान है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, अंडमान निकोबार। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, इसमें से सही सुमेलित नहीं ये पूछा है। तो यहाँ पे खनन क्षेत्र दिए हैं, यहाँ पे खनिज दिए हैं, तो इसका खनन जो क्षेत्र जो सुमेलित नहीं है वो आंसर नंबर बी होगा, ये जो है वो सुमेलित नहीं है। तलचीर जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं जी, उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। आगे जानते हैं।
अगला प्रश्न दिया है निम्न पवनों में से भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, मणिपुर। आगे जानते हैं। कर्क रेखा जो जाती है वो 8 राज्यों से भारत के जाती है। कौन कौन से राज्यों से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। प्रश्न दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, नागालैंड। अगला प्रश्न दिया नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, मत्स्य पालन से, मछली से संबंधित है। और इसके जो नीली क्रांति के जनक माने जाते हैं वो अरुण कृष्ण माने जाते हैं। ये भी याद रखिएगा, अरुण कृष्ण। आगे जानते हैं। यहाँ पे क्रांति दी है और संबंध दिया है, तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, पीली क्रांति जो है तिलहन से है, नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से, श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से। दूध सफेद होता है, श्वेत सफेद, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, इंद्रावती। अगर राज्य पूछ लिया जाए कौन से राज्य में है, तो छत्तीसगढ़। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। और पूछ लिया जाए कहां पे है, तो उत्तराखंड में है। ये भी याद रखिएगा। कौन से राज्य में पड़ता है? तो उत्तराखंड में। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, 21 फरवरी। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहां स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, उन्नाव। उन्नाव कहां पड़ता है? तो यूपी में। ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित हुआ था? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, 1995 में। अगला प्रश्न दिया किस द्वीप को अग्नि द्वीप कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, आइसलैंड को। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से जोड़ती है। यहाँ पे नहरें दी हैं, कौन सी नहर जोड़ती है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, कील नहर। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी होगा, टिटिकाका झील। आप कैसे याद करेंगे? आप टी बनाइए, उसके ऊपर भी टी बनाइए, तो ये ऊंची हो जाती है, टी और ऊंची हो जाती है, तो आप टिटिकाका झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है विश्व की। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया रेडियो तरंगे किस मंडल से परिवर्तित होती हैं? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, आयन मंडल। ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।